हेलो एवरीवन, माई सेल्फ DK सोनवानी। एक बार फिर से टिश्यू के दूसरे पार्ट में इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम टिश्यू के जो चीज़ रह गए हैं उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ज़्यादातर 3 चीज़ों पे फोकस करेगा। ये टिश्यू के पार्ट्स ही हैं, टाइप्स हैं, जिसमें से रहेगा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू क्या होता है, और हमारा नर्व टिश्यू क्या होता है, इनका शेप, साइज और इनका फंक्शन क्या रहता है जनरली, इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि ऐसे कैंडिडेट जो अभी नए नए हमारे चैनल में आए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपको इसकी अपडेट मिल जाया करेगी। और साथ ही मैं ऐसे लोगों से भी आग्रह करूंगा कि जो अभी रेगुलर हमारे वीडियो के साथ बने हुए हैं, आप लोग लाइक करें और कमेंट भी करें ताकि मैं आने वाले समय में और भी अच्छा वीडियो बना के आप लोगों के सामने दे सकूं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे इस क्लास में। आज का जो हमारा क्लास है टिश्यू का दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट में हम अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करेंगे। अब मैंने ऑलरेडी सेल और टिश्यू का थ्योरेटिकल पार्ट मैंने दे रखा है, जिसको आप जाके मेरे प्लेलिस्ट है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, उसमें आप जाके देख सकते हैं और उसके बाद ही आपको ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आप सभी लोग जैसे इस चैनल में जैसे आए हैं, आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से बारीकी से समझ में आए। चलिए देखते हैं, आ जाइए हमारे व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम से। ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता क्या है, ठीक है। एपिथेलियल हमने पढ़ रखा है कि ज्यादातर जो एपिथेलियल सेल होती हैं ऐसे अरेंजमेंट बनाते हैं जो बॉडी के लाइनिंग या कवरिंग पार्ट को बनाने में मदद करते हैं। तो वैसे ही हमारा एक चीज होता है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एक सिक्रेशन करते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं जो आपके बहुत सारे मेटाबॉलिक चीजों को रेगुलेट करने के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। शरीर में चलने वाली बहुत सारे रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनको कराने के लिए केमिकल चाहिए, एंजाइम चाहिए, हार्मोन चाहिए, ये सारी चीज चाहिए। तो ये सारी चीज निकलता कहाँ से है? ये सारी चीजें आते हैं आपके ग्लैंड से। ग्लैंड जो होते हैं वो सारे एपिथेलियल सेल से मिलकर बने हुए चीज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू ही एक ग्लैंड को बनाता है, ठीक है। तो उन्हीं में से है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो इसमें क्या बोला है, कंपोज ऑफ सेल दैट आर स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस सिक्रेशन और सब्सटेंस। ऐसे सेल का ग्रुप जो क्या करते हैं, कोई सिक्रेशन को करने के लिए बने होते हैं, उन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। यह 2 तरह के हैं जिसमें से एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। चलिए देखते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं डक्ट लाइन ग्लैंड्स होते हैं। इनको डक्ट लाइन ग्लैंड्स इसलिए बोलते हैं कारण कि इनका जो सिक्रेशन है सीधे ब्लड में ही स्त्रावित कर दिया जाता है या सीक्रेट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का ये काम जो होता है, पहले ये क्या सिक्रेट तो होते हैं पर इनको एक सैक में कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद डक्ट में कलेक्ट होने के बाद वो धीरे धीरे जब आवश्यकता पड़ती है तब वहां से वो रिलीज होते रहता है, ठीक है। इसलिए इसमें डक्ट है, इसलिए इसको डक्ट ग्लैंड्स बोला जाता है एक्सोक्राइन्स को। इंडोक्राइन्स को बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड, बिकॉज ये जो सिक्रेशन है सीधे ब्लड में ही सिक्रेट कर देता है। तो दोनों में डिफरेंस है, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये भी 2 तरह के होता है, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। ये जो हमारा सिक्रेशन है क्या है, एक ग्लैंड से होता है, और ये ग्लैंड जो होते हैं मल्टी सेलुलर लेयर से मिलकर बने होते हैं और कुछ यूनिसेलुलर लेयर से बने होते हैं। तो उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये क्या होते हैं, एक ही सेल के लेयर से मिलकर बने हुए ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि गोबलेट सेल और सिंगल सेल लेयर। ये सारे चीजें जो है यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को बनाते हैं। दूसरा होता है मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें आपको बहुत सारे सेल देखने को मिल जाएगा, उनका लेयर देखने को मिल जाएगा। ऐसे ग्लैंड्स आते हैं स्वेट ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सिंपल और कंपाउंड ग्लैंड्स, ठीक है। तो दोनों तरह से, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि भाई एक में सिंगल सेल के लेयर आपको प्रेजेंट मिलेंगे, जबकि आपके मल्टी सेलुलर में आपको बहुत सारे सेल के अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा और ये मल्टी लेयर होगा जनरली। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्लाइड में देखते हैं हम।
दूसरा स्लाइड हमारा क्या कह रहा, 10वें पे चलते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होता है जनरली है, ठीक है। इसमें कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, सीधे जो अपना सिक्रेशन है ब्लड में डाल दिया जाता है। चलिए यहां पे देख सकते हैं अलग अलग टाइप। सिंपल ट्यूबुलर है तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिंपल है, सिंगल है, इसलिए अगर ये मल्टीपल वाला देखना ब्रांच देखा जाए, इसमें एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, तो ये सारे इसको क्या बोल देंगे, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। सिंपल कोइल्ड ट्यूबुलर, ये कोइल देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो है लेकिन इससे कोइल्ड हो गया, मुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला गया, कोइल्ड ट्यूबुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। ये अरेंजमेंट है, सेल अरेंजमेंट आप ग्लैंड्स के अंदर इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे 4th नंबर पे आप देख सकते हैं सिंपल ब्रांच एल्वोलर। एल्वोलर जो होता है, एल्वोलाई आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लास्ट पोर्शन आपको अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक आप पढ़ेंगे तो लंग्स के अंदर लास्ट जो आपको मिलता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर है एल्वोलाई, वैसे ही तो एक सैक की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए उसको एल्वोलर बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो एक सैक बना हुआ है, इधर भी सैक बना हुआ है सैक, इसलिए इसको ब्रांच, अगर सिंगल होता तो सिंपल सिंगल एल्वोलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोल सकते थे, लेकिन यहाँ बहुत सारे ब्रांच हैं इसलिए इसको क्या बोल दिया, ब्रांच एल्वोलर बोल दिया। देखो कंपाउंड, बहुत सारी चीजें अलग अलग बनी हुई हैं, ब्रांचेस बनी हुई हैं, बहुत सारे ब्रांच एक साथ कंबाइन हो गए, इसलिए उसको कंबाइंड ट्यूबुलर बोला गया। यार ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक इसका ग्रुप हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, ठीक है। इसलिए बहुत सारे ग्रुप जो हैं ट्यूबुलर ब्रांच के वो मिल गए, इसलिए इसको कंपाउंड ट्यूबुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। और इसका अरेंजमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या है, सेल का अरेंजमेंट कैसा है, ट्यूबुलर फॉर्म में है। उसके जगह दूसरी जगह पे आप देखेंगे तो ये सैक फॉर्मेशन में है, जो अलग अलग शेप के ब्रांच आप देखेंगे सारे कंबाइन होकर इसके एक साथ एक संरचना बना रहे हैं, स्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड एल्वोलर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर का है। स्ट्रक्चर में अगर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दे रहा है तो उसको हम एल्वोलर बोल दे रहे हैं, अगर वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दे रहा है तो हम उसको ट्यूबुलर बोल रहे हैं। सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, 11वें नंबर में चलते हैं, टाइप ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रेशंस, ठीक है। कौन कौन से सिक्रेशंस हमारे ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है। ये सारे ग्लैंड्स एपिथेलियल सेल से मिलकर बने होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू ही होते हैं एक तरह के, ठीक है। तो इनमें से सिक्रेशन किस तरह से निकलते हैं, यहाँ पे पहला नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक हो गया तो इसको अब हम ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैरोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जनरली ये फ्लूइडी सिक्रेशंस करते हैं, ठीक है ना। पहले ही आप देख चुके हैं, यहाँ पे लेकर फ्लूइड सिक्रेशंस करते हैं। इनमें आप सलाइवरी ग्लैंड देखेंगे, 3 पेयर आपके सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं, जो एक फ्लूइड सब्सटेंस है, फ्लूइड ही तरह का एक एंजाइम है, ठीक है। उसमें अलग अलग एंजाइम प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड ही है वो, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेशन करता है, ठीक है। साथ में इसमें क्या होता है, अगर बैक्टीरिया वगैरह आपके माउथ या ओरल कैविटी में है तो उसको भी ये खत्म कर देता है और आपके माउथ या ओरल कैविटी को इन्फेक्शन से बचा के रखता है। चलिए स्वेट ग्लैंड इसी के अंतर्गत आता है, सेरस फ्लूइड, म्यूकस ग्लैंड, सारे ये क्या है, एक तरह का मैरोक्राइन ग्लैंड्स हैं। मैरोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो फ्लूइडी सिक्रेशंस करते हैं, सिंपल सा कुछ नहीं। ये सीधे क्या होता है, इनका जो एक फंडा होता है, ये क्या करता है, एक्सोसाइटोसिस करते हैं। व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस, अगर किसी को पता हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। एक्सोसाइटोसिस ऐसा वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, सेल के अंदर कोई टॉक्सिन्स है तो उसको क्या करता है, सेल अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर कर देता है, सेल मेम्ब्रेन टूट जाता है और वो चीज बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस को ही दूसरे, इसका एक नाम है सेल वोमिटिंग कहते हैं, सेल ने उल्टी कर दिया, ठीक है ना। तो एक्सोसाइटोसिस इसका एक पूरा प्रोसेस होता है और इसी प्रोसेस के थ्रू आपका जो मैरोक्राइन ग्लैंड से वर्क करता है, ठीक है, अपने अंदर के सीक्रेशंस को बाहर निकालते हैं। सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा कैसे निकालेगा, अब सलाइवरी ग्लैंड के जो सेल हैं अपने अंदर के जो फ्लूइड है उसको क्या करेंगे, एक्सोसाइटोसिस कराएंगे, तब जाके सलाइवरी जो फ्लूइड है वो आप बाहर आएगा, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म है इस तरह से होता है। दूसरा आप देखेंगे यहीं पे एपोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये फ्लूइडी ना होकर थोड़ा सा क्या होता है, सेमी लिक्विड होता है, ठीक है ना। सेमी लिक्विड होने का कारण देखो, सेलुलर प्रोडक्ट है ये भी,
ठीक है, पोर्शन ऑफ सेल्स है, कुछ सेल का पोर्शन भी बाहर आ जाता है, जैसे कि मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड ब्रेस्ट मिल्क जो भी आता है, ठीक है ना, वो कहाँ से आता है, मेमरी ग्लैंड से ही आता है। ब्रेस्ट के अंदर मेमरी ग्लैंड्स बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं और इसके सैक अलग अलग बने हुए होते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, सेमी लिक्विड फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, जिसके वजह से क्या होगा, प्योर लिक्विड नहीं है, एकदम तरल नहीं है, हल्का सा गाढ़ा रहेगा। तो ये जो एपोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, सेमी लिक्विड फ्लूइड आपको सीक्रेट कराते हैं, ठीक है, सीक्रेट होगा तब जाके बाहर निकलते हैं। उसमें से एग्जांपल एपोक्राइन का हम दे रखा है, मेमरी ग्लैंड्स और क्रेमनियस ग्लैंड्स। तो ये दोनों आपके एग्जांपल आ जाएंगे एपोक्राइन ग्लैंड्स के। थर्ड नंबर पे होलोक्राइन। होलोक्राइन में देखो, इसमें जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, सेल भी इसमें आ जाते हैं, सेबेसियस ग्लैंड भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है ना। होलोक्राइन मतलब सब कुछ बाहर निकाल दिया, सेल भी बाहर आ गया, ठीक है ना। सेबेसियस ग्लैंड जनरली क्या है, सीबम रिलीज करता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये इसको तैलीय ग्रंथि भी बोलते हैं। आपके बॉडी में, स्किन में अगर आपको कहीं कहीं आप देखेंगे कि आप रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है। आप फेस पे देखेंगे, फेस पे क्या हो जाता है, तेल 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 आ जाता है, आप कुछ भी नहीं लगा तो भी। तो वो किसकी करामात है, वो ये अपना सीबम ग्लैंड का। सेबेसियस ग्लैंड क्या करता है, सीबम रिलीज करता है जो आपके फेस पे या स्किन पे चिकनाहट प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं 11वें नंबर से 12वें नंबर की स्लाइड में हम देखते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। हमने यहाँ पे पहला हमारा जो टाइप था कनेक्टिव टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया है। दूसरे टाइप्स का जो हमारे पास टिश्यू आ रहा है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, ऐसा टिश्यू जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ के रखेगा, या फिर एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ के रखेगा। तो ऐसे टिश्यू को क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक इनका क्या होता है, वो देख लेते हैं। सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, बॉडी में बहुत जगह पे प्रेजेंट है, इसलिए अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू बोला गया। बहुत सारे फंक्शन है इसके। बाइंड स्ट्रक्चर्स, बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनको एक दूसरे से बांध के रखने का काम इसी टिश्यू का होता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्ट करने का काम इसका है, ठीक है ना। चलिए, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ऑर्गन्स को, ठीक है, सपोर्ट देता है और प्रोटेक्शन भी देता है। एक फ्रेमवर्क बनाता है, फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा बनाने का काम भी इसी का रहता है। खाली स्पेस को भरने का काम करता है, फैट का स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत ही आता है। उसका कारण यह है कि आपका जो ब्लड है बॉडी के हर पार्ट तक सर्कुलेट होते रहता है और वो हर ऑर्गन को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए ब्लड को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू रखते हैं। एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। इन्फेक्शन से बचाने का काम भी आपका कनेक्टिव टिश्यू का, रिपेयर करने का काम भी आपके कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये सारी चीज जो है आपके कनेक्टिव टिश्यू ही करता है। दूसरा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी यही देता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसका कंटेंट बनाने का काम भी ये आपका कनेक्टिव टिश्यू ही करता है। कारण कि ये कनेक्ट करता है, बहुत सारे सेल को कनेक्ट करके रखता है, टिश्यूज को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, इवन आपके ऑर्गन्स को भी एक साथ कनेक्ट करके रखता है। चलिए, वेस्कुलरिटी का मतलब होता है ब्लड वेसल्स के जाल जो है इसके चारों ओर प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, इसलिए इसको बहुत सारा वेस्कुलरिटी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, इनका सेल क्या होता है, डिवाइड करता है, सिंपल सी बात है, हर सेल डिवाइड करता है एक्सेप्ट ब्रेन सेल। चलिए, तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जनरल जानकारी यही थी। चलते हैं आगे और क्या जानकारी मिलती है देखते हैं। कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं, कौन कौन से कनेक्टिव सेल होते हैं, उनके बारे में हम आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर सेल, एक तरह का फाइब्रोब्लास्ट जो होता है फाइबर सेल होता है, ठीक है ना। फाइबर मतलब धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। चलिए, इसका काम जो होता है, फाइबर क्या करता है, रस्सी या धागा जो होता है एक दूसरे को बांधने का काम करता है। किसी भी चीज को आपको सीलना है या फिर किसी भी चीज को आपको क्या करना है, जोड़ना है, तो आप फाइबर का इस्तेमाल करो, ठीक है। एक तो मजबूती भी देता है, स्ट्रेचिंग भी प्रोवाइड कराता है, अच्छा चीज है। तो वैसे ही हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वही काम करता है। उन्हीं कनेक्टिव टिश्यू में एक चीज होता है फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है ना। मसल्स फाइबर्स भी आप पढ़ेंगे, ठीक है।
तो वो अलग चीज होता है, मसल टिश्यू में आएगा वो। लेकिन ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट ऐसे टिश्यू सेल होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं, और ये जो चीज होता है ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। सारे सेल में प्रेजेंट रहेगा, स्टार शेप का रहता है। ठीक है, प्रोड्यूस फाइबर। फाइब्रोब्लास्ट का काम ही है कि फाइबर का प्रोडक्शन करना। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, फाइब्रोब्लास्ट दैट इज काइंड ऑफ सेल विच प्रोड्यूस फाइबर्स। ठीक है ना, जो क्या करता है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ के रखेगा। चलिए, दूसरा है माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस ऐसे सेल होते हैं जो क्या करते हैं, बाहर से आने वाले जितने भी फॉरेन मटेरियल्स हैं या फॉरेन कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो उसको क्या करता है, जैसे बॉडी के अंदर आएगा उसको मार देगा। तो एक तरह के प्रोटेक्टिव या फिर इम्यूनिटी देने का काम ये अपना माइक्रोफेजेस का रहता है। चलिए, वंडरिंग सेल कहते हैं, अद्भुत सेल है, बहुत अच्छा सेल है, जहां इसकी रिक्वायरमेंट है वहां पहुंच जाता है। अगर आपको पैर में कहीं चोट लगी है, वहां पे बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं, तो ये जो आपके माइक्रोफेजेस है वहां पे पहुंच जाएंगे और उन सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। तो इसका इस तरह से वर्क रहता है। फेगोसाइटिक, ठीक है, अपने अंदर खा जाते हैं उसको और नष्ट कर देता है। इस तरह का इसका एक मैकेनिज्म है। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया आया उसको इस तरह से पकड़े और पकड़ के अपने अंदर ले लिया, और लेने के बाद उसका पूरा डाइजेशन कर देता है। इस तरह से सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। मरने की वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, और आपको जो जहां पे चोट लगी थी वो चोट ठीक हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस कराने का काम किसका, कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, इंपॉर्टेंट इंजरी और इन्फेक्शन, वही बात आ गई कि इंजरी को या चोट को ठीक करने में मदद करता है, साथ में इन्फेक्शन को भी कम करता है और खत्म कर देता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में और भी टाइप्स हैं, जिसमें से कोलेजन फाइबर आते हैं। कोलेजन जनरली मैं बता दूं, कोलेजन एक कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप्स होता है, जिसमें पॉलीसेकेराइड में आता है कोलेजन। ठीक है ना, जनरली कोलेजन जो होता है, ठीक है ना, घास वगैरह है, पेड़ पौधे, उसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। लेकिन आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें भी कोलेजन का प्रेजेंट होना बहुत नेसेसरी है। चलिए देखते हैं क्या है। पहली बात तो ये थिक होता है। कोलेजन फाइबर मतलब कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ एक धागा। ठीक है, धागा जैसी संरचना है, इसलिए इसको कोलेजन फाइबर बोला गया। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, ग्रेट टॉन्सिल स्ट्रेंथ, ठीक है, टॉन्सिल को स्ट्रेंथ देने में मदद करता है। अबंडेंट डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या करता है, सबसे ज्यादा अगर चीजों को अच्छे मजबूती से पकड़ के रखता है तो अपना ये कौन है, कोलेजन फाइबर। चलिए, कोई भी स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। कोलेजन फाइबर का एक जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर को बड़ी इजीली हैंडल करके रख सकता है। इसका कारण एक ये है कि एक तो ये बहुत मजबूत होता है, ठीक है, और इसका ये जो लूजनेस है वो कम होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ और पूरे पावरफुल के साथ काम करता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, टेंडेंस और लिगामेंट्स। ठीक है, जो हड्डी और बोन्स को, ठीक है, जैसे बोन्स होता है और मसल्स एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो ये जोड़ने का काम आपके लिगामेंट्स का है। ठीक है, टेंडेंस और बोन्स को जोड़ के रखेंगे। तो ये सारे जो चीजें हैं बोन और मसल्स को जोड़ने का, ये आपकी कोलेजन फाइबर ही करके रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेटिकुलर फाइबर्स। यहाँ पे हम अलग अलग फाइबर देख रहे हैं। रेटिकुलर फाइबर में आप देख सकते हो ये बहुत थिन होते हैं। सबसे ज्यादा मोटा कौन, कोलेजन फाइबर, लेकिन उससे थिन कौन है, अपना रेटिकुलर फाइबर। चलिए, इसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं। ठीक है, सपोर्टिव नेटवर्क बनाता है, ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, चलते हैं आगे। इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर इसलिए, अब इसका नाम ही इलास्टिक है, ये तनता है, ये खींचो तो स्ट्रेच होता है। ठीक है ना, छोटे छोटे माइक्रो फिलामेंट से मिलकर बना हुआ ये एक इलास्टिक फाइबर होता है। ठीक है, बहुत सारे ब्रांच होता है, इसमें इलास्टिसिटी होता है जिसके वजह से ये मुड़ सकता है। ठीक है, स्ट्रेच हो सकता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वोकल कॉर्ड और एयर पैसेज। वोकल कॉर्ड में कौन है, एक तरह का सॉफ्ट बोनी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, लूजनेस प्रोवाइड करता है। आपको इधर मोड़ना है तो ऐसे मुड़ जाएगा, इस तरफ मोड़ो तो इस तरफ हो जाएगा। इवन आपके ईयर में भी प्रेजेंट होता है आपका इलास्टिक फाइबर, याद रखना। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरा। कनेक्टिव टिश्यू में आप आगे और बढ़ते हैं। इसमें से देखिए बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उसमें से इन्होंने क्लियरली
दो भाग में डिवाइड करके रखा है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें से लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये लूज होता है, इजीली टूट जाता है, सिंपल सा फंडा है। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू एक तरह का टिश्यू है, ठीक है, जो बीच बीच में आप स्किन का पूरा लेयर उठा के देखेंगे तो क्या है, एक एपिथेलियल सेल है, ठीक है, उसके नीचे क्या आपका कनेक्टिव टिश्यू आ जाएंगे। स्किन को जोड़ के रखने का काम भी जरूरी है, मसल्स को और स्किन को एक दूसरे से चिपका के रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे कौन करता है, ये एडिपोस टिश्यू का काम है। और एडिपोस टिश्यू क्या करता है, फैट का स्टोरेज कर लेता है, ठीक है, अपने अंदर बहुत सारा फैट ले लेता है, जिसके वजह से क्या है, एक कुशन प्रोवाइड करने का काम जो है, एक कुशन या फिर क्या बोलते हैं इसको, गद्देदार सरफेस प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी बाहरी चोट लग रहा है तो वो क्या हो जाता है, सारा प्रेशर एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे इंटरनल ऑर्गन्स को इंजरी नहीं होती है। साथ में ये क्या है, इंसुलेटर का भी काम करता है, ठीक है, ठंड से बचाता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ऑलरेडी बता चुका है, बहुत वीक होते हैं ये, लेकिन ये एक जालर नेटवर्क बना के रखते हैं। चलिए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें क्या फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में एक दूसरे से लिपटे हो, ठीक है, इलास्टिक जो इलास्टिसिटी मेंटेन करे, ठीक है, जो स्ट्रेच हो जाए, इस तरह के टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सारे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएंगे, लेकिन स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में आप देख सकते हैं कार्टिलेज, बोन और ब्लड। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज बिना कैल्सिफाइड होता है, जिसके वजह से क्या होता है, मुड़ जाता है। आपके कान हो गए, नोज हो गए, ठीक है, आपके रिब्स के हड्डियां हो गई कुछ, जो क्या कर सकते हैं, ट्रेकिया के रिंग्स हो गए, ये सारे क्या है, एक तरह का कार्टिलेज है। ये कैल्सिफाइड नहीं है, बल्कि इसमें मिनरल्स की कम अमाउंट होने की वजह से क्या होता है, इलास्टिक हो जाता है। बोन जो होता है, बोन जनरली इसमें कैल्सिफाइड होता है, फास्फोरस इसका जमा बहुत ज्यादा रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, बोन जो हार्ड पोर्शन बना लेता है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वन इज ब्लड। ब्लड भी आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो स्पेशल के अंतर्गत आता है। तो 3 आपके स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। चलिए, इनका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है आगे हम आने वाले क्लास में देते रहेंगे, ठीक है, जब हम ब्लड पढ़ेंगे, बोन पढ़ेंगे और कार्टिलेज, तो आपको वाइडली और इसके बारे में इलैबोरेट करेंगे हम लोग। चलिए, नंबर 16 पे देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, इनमें डिफरेंस देख लो क्या है। एक तो क्या है, फाइब्रोब्लास्ट होता है, ठीक है, ऐसे सेल जो फाइबर्स का निर्माण करता है, ठीक है। दूसरा, इनके अंदर जो फ्लूइड जो होता है जेल लाइक रहता है, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है, इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑलरेडी जिसको मैंने पहले अभी डिस्क्राइब किया। स्किन के स्ट्रक्चर को बांधने का काम करता है, मसल्स और स्किन के लेयर को एक साथ जोड़ने का काम भी इन्हीं का है, ठीक है। एपिथेलियल लेयर जो होता है, ठीक है, एपिडर्मिस आपने पढ़ा हुआ, डर्मिस लेयर पढ़ा हुआ स्किन का, इनको एक दूसरे से एडेयर करने का काम भी इन्हीं का है। ब्लड वेसल्स जो पूरे बॉडी भर में फैला हुआ है, सब ये आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत ही आएंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू जनरली ऐसे टिश्यू होते हैं जो क्या करता है, इलास्टिसिटी मेंटेन करता है। जैसे कि ब्लड वेसल्स, ये सिकुड़ भी सकता है और मोटे भी हो सकता है, ऐसे फूल भी सकता है, ठीक है। तो एक स्ट्रेच इसमें आएगा, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी मेंटेन करता है, इसलिए इनको बोला गया लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये बिटवीन मसल्स के एक दूसरे मसल इन्हीं से जुड़े होते हैं। चलिए, एडिपोस टिश्यू जिसको मैंने ऑलरेडी बता चुका है, इसके सेल जो होता है एडिपोसाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये कुशन का काम करता है, पहले ही बता रखा है। इंसुलेट का काम करता है, हीट को अपने बॉडी के अंदर बचा के रखता है, ठीक है। साथ में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर लॉस होने से बचाता है, सारे काम इन्हीं का। फैट का स्टोरेज करता है एडिपोस टिश्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप लोग याद रखना चाहेंगे तो यह है कि एडिपोस टिश्यू जो होता है अपने अंदर फैट को स्टोर करके रखता है, और जब जरूरत पड़ती है तो फिर उसका ये यूटिलाइज करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। चलिए, स्किन के नीचे रहता है, ठीक है, आईलिड के नीचे रहेगा, और किडनी और हार्ट के चारों तरफ ये सारी चीजें प्रेजेंट आपके रहेंगे। कौन, एडिपोस टिश्यू। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अगर आपको इन चीजों में फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए फिर से ये चीजें एक बार फिर से आपको कंफर्म और क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। तो बिना डरे या बिना शक के आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखें
कनेक्टिव टिश्यू में और उसके टाइप्स हैं, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, रेटिकुलर फाइबर से मिलकर बने हुए कनेक्टिव टिश्यू है। इनका काम है इंटरनल ऑर्गन के जो वॉल होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना, जैसे लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया। ठीक है, इनके इनर वॉल जो है इनको क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, इनको सपोर्ट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गिरेंगे और नीचे वाले ऑर्गन को वो क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, जिसके वजह से क्या होगा, नीचे वाले ऑर्गन को कंफर्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए लिम्फेटिक ऑर्गन ये सारे को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो फाइबर का अमाउंट रहेगा बहुत ज्यादा रहेगा। सिंपल सा फंडा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए और इलास्टिक फाइबर, कुछ फाइब्रोब्लास्ट रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़ के रहेंगे। इनमें से आप एग्जांपल देख सकते हैं टेंडेंस, लिगामेंट्स और डर्मिस। ठीक है, इनमें कम ब्लड सप्लाई रहता है। ठीक है, कम ब्लड सप्लाई का रीजन ये है, कारण कि इसका जो मात्रा है फाइबर की बहुत ज्यादा है, तो ब्लड वेसल्स वहां उतना ज्यादा अमाउंट में इंटर नहीं कर सकते, कुछ अमाउंट ही ब्लड वेसल्स का वहां पे इंटर कर सकते हैं। चलिए, तो ये इसलिए इसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इसके आगे इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू और बोन। ठीक, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की कहानी ये है कि इसमें जो इलास्टिसिटी है बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए इसमें क्या बोला, अबंडेंट इन इलास्टिक फाइबर। कुछ कोलेजन फाइबर भी रहेंगे जिसकी वजह से इसको स्ट्रेंथनिंग या फिर मजबूती आती है। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट रहेंगे जो फाइबर का प्रोडक्शन करते रहेंगे, चलिए, या सिंथेसिस करते रहेंगे। बोन के बीच में क्या करता है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है। चलिए, दूसरा आर्टरी और एयरवे, इनके वॉल को क्या करता है, सपोर्ट देने का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में जो हम पढ़े थे, बोन, कार्टिलेज और ब्लड, तो उन्हीं में से आ गया ऑसियस टिश्यू। बोन के जो टिश्यू होता है जनरली देखो, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, इस तरह के इसके सेल होते हैं। ठीक है, ऑसियस सेल भी बोला जाता है इन्हीं को। तो ये सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, बोन टिश्यू। ठीक है, जैसे ओसियस टिश्यू बोलते हैं अपन, इनका जो मैट्रिक्स होता है, अंदर का जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है बहुत ही सॉलिड होता है। ये फ्लूइड नहीं बोल के अपन सॉलिड सब्सटेंस बोले या फिर सॉलिड मैट्रिक्स कह सकता है। इसका काम है सपोर्ट देना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ब्लड वेसल्स को बनाना इन्हीं का काम है। अटैचमेंट टू मसल्स, ये क्या करता है, मसल्स, बोन से मसल्स को जोड़ने का भी काम करते हैं। यार ये स्केलेटन का निर्माण करता है। एक ढांचा, शरीर का अपना ढांचा कौन है, स्केलेटन है, तो इसका निर्माण इसी के द्वारा हो रहा है। ऑसियस टिश्यू, बोन के टिश्यू के द्वारा ही सारा बोन निर्माण हो रहा है। ठीक है, 206 हड्डियां हैं, इसी टिश्यू ने बना के रखा है। अगर ये टिश्यू नहीं होता 206 हड्डियां नहीं बनती, 206 हड्डियां क्या एक भी हड्डियां नहीं बनती। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्टियोसाइट इन लेकोर्नी, तो लेकोर्नी जो होता है, आप जब भी ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट के स्ट्रक्चर देखेंगे, अंदर क्या होता है, टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हीं को लेकोर्नी बोला जाता है। हम बोन स्केलेटल सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें और इसको क्या करेंगे, ब्रीफली डिस्क्राइब कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। टिश्यू, कार्टिलेज, हाइलेन, इलास्टिक और फाइब्रो कार्टिलेज। चलिए दे, कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज मैंने पहले ही बताया था, इस काइंड ऑफ बोन है, लेकिन इसमें क्या कैल्शियम का अमाउंट कम है, कैल्सीफाइड नहीं है। नॉन कैल्सीफाइड होने की वजह से इसमें इलास्टिसिटी रहता है, ये मुड़ सकता है जनरली। ठीक है, रिजिड मटेरियल मैट्रिक्स रहता है, कॉन्ड्रियोसाइट प्रेजेंट रहता है इसमें। ठीक है, पुअर ब्लड सप्लाई होता है। 3 तरह के आपको कार्टिलेज देखने को मिल जाएंगे। पहले यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। इनके नाम पे ही इनका राज छुपा हुआ है, तो आप एक एक करके देख सकते हैं। हाइलिन कार्टिलेज जो है देख लो आराम से पहले। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्केलेटन बनाता है। एम्ब्रियोनिक मतलब जो बच्चा होता है पेट में होता है, पेट में जब बच्चा फीटस होता है वो बढ़ते जाता है, तो उसमें बोनी पार्ट भी स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ये बोन स्ट्रक्चर आपने बच्चों में देखा होगा कि यार 307, 306 हड्डियां ऐसे प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो ये बाद में जब बड़ा होता है बच्चा 206 ही रह पाते हैं। तो ये क्यों होता है, जो छोटे छोटे बोन होते हैं एक दूसरे से फ्यूज होके जुड़ के एक लॉन्ग बोन बना लेते हैं, इस वजह से फिर बोन की संख्या कम हो जाती है। ठीक है ना, तो ये स्केलेटन का निर्माण कौन करता है, ये हाइलिन कार्टिलेज ही करता है हमारा। ठीक है, नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज जो है हमारा, नेजल एरिया है। ठीक है, इनर नेजल कैविटी है, आपका एयरवे ट्रैक है जिसे ट्रेकिया बोलते हैं, ये सारे इसी हाइलिन कार्टिलेज के
से बना हुआ है। चलिए, कोई भी बोन का इंड पार्ट जो होता है वो भी हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। चलिए, दूसरा देखें, इलास्टिक कार्टिलेज, ऐसा कार्टिलेज जो मुड़ जाए या स्ट्रेच हो जाए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इसका मेन खासियत है, ठीक है। चलिए, ईयर और लैरिंग्स इसी का बना होता है। ईयर और लैरिंग्स इलास्टिक फाइबर का बना होता है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज के साथ में फाइबर मिक्स हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फाइब्रो कार्टिलेज। सिंपल सा लॉजिक, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना। चलिए, बहुत टफ होता है। टफ क्यों होता है? कार्टिलेज के साथ में फाइबर भी ऐड हो गए, ठीक है। जिस जगह पे फाइबर ऐड हो गया तो उसकी मजबूती बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात। शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है ना, कोई भी बाहरी चोट लगी तो ये क्या करेंगे, फाइबर्स क्या करेंगे, शॉक को अपने अंदर ले लेंगे, इसलिए शॉक एब्जॉर्बर काम करते हैं। इंट्रावर्टिब्रल डिस्क, पैड ऑफ नी, पेल्विक गार्डल, ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी है, अलग अलग वर्टिब्रास है, ठीक है, इनके बीच में डिस्क प्रेजेंट होता है, इसी के ये भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। तो ये फाइब्रो कार्टिलेज होता है। दूसरी बात, आपकी जो पेल्विक गार्डल है उसमें भी क्या है, सॉफ्ट टिश्यू है। ये सॉफ्ट टिश्यू ही क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक तरह का क्या है, शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, ठीक है। आप कभी भी उठेंगे बैठेंगे, हैवी चीज आप लिफ्ट करेंगे, उस स्थिति में प्रेशर आपके रीढ़ की हड्डी पे जाने वाला है, तो ये प्रेशर को एब्जॉर्व करने का काम कौन कर रहा है, ये अपना फाइब्रो कार्टिलेज। चलिए, ये चीज क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। कनेक्टिव टिश्यू की यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के यहाँ पे डायग्राम देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह के आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें आप कुछ नहीं देखना, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज में देखो, यहाँ पे जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं आपके बहुत सारे मिल जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे फिलामेंट्स ऐसे, फिर बीच में एक सेल मिला आपको, इसमें देखो सेल मिला, फिर बीच में बहुत सारे गया, फिर सिंगल सेल वाला, इस तरह से। तो एक कम स्ट्रॉन्ग है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, फिर और स्ट्रॉन्ग ये है, फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज इस तरह से दिखेंगे आपको, और इलास्टिक कार्टिलेज इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे थे फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज में आप देख सकते हो फाइबर्स तो है बीच में, साथ में कार्टिलेज भी इसमें प्रेजेंट है। तो इस तरह से पूरा डेंस कार्टिलेज आपको देखने को मिलेगा, जिसके वजह से ये क्या है, इसका स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, आपके रीढ़ की हड्डी में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। 21वें नंबर के स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे ब्लड, एक कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, ठीक है। ब्लड देखो, जिंदगी, इसको एक चीज बोला जाता है रिवर ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो नदी है ब्लड को बोला जाता है। जिस दिन ये नदी रुक गई उस दिन जीवन खत्म हो जाएगी, इंसान की जीवन खत्म हो जाएगी। आपके ब्लड को आपकी बॉडी के हर पार्ट तक सर्कुलेट होना बहुत जरूरी है। जब जब ये सर्कुलेट होगा तब तब इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके हर एक बॉडी के हर सेल को भेजे जाएंगे या पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस दिन ये कहीं से ब्लॉक हो गया, किसी एरिया में ब्लॉक हो जाएगा, तो उस एरिया का पूरा सेल डेड हो जाएगा, ठीक है। अगर सारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया तो पूरा बॉडी डेड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ब्लड को हम क्या बोलते हैं, जिंदगी की नदी बोलते हैं। अब ये एक चीज इसमें आपने पॉइंट आउट किया होगा कि ये जो ब्लड है बॉडी के हर पार्ट में सर्कुलेट हो रहा है। अब हर पार्ट को जोड़ के रखा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। चलिए ब्लड में क्या चीज है देखते हैं। ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल इसका एक कंटेंट है, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ब्लड में तीन चीजें ही होती हैं जनरली, एक तो प्लाज्मा है, ठीक है, ये लिक्विड पोर्शन इसलिए इसको बोला जाता है, प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद जो सॉलिड चीजें आपको मिल जाएंगे, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। इसका जो काम है जनरली ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है और डिफेंस का काम करता है। कोई भी मिनरल्स, विटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में प्रेजेंट है, आपने जो खाना खाया है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में ही मिक्स होता है, वो मिक्स होकर हर सेल को, बॉडी के सेल को पहुंचाता है। तो ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड ही करता है, ठीक है। दूसरा डिफेंस का काम, इसमें व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, फेगोसाइटिक सेल होते हैं, जो क्या करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आया तो उसको किल कर देता है। तो एक तरह का ये क्या डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम आपका कनेक्टिविटी से जो ब्लड है वो करता है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट इन क्लॉटिंग, ठीक है ना। क्लॉटिंग का काम क्या है कि कहीं से अगर क्या हो गया, आपको चोट लगी और ब्लड रेगुलरली बहने लगा तो ये बहुत समस्या कर रहा है।
तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या होता है, ब्लड के अंदर एक मैकेनिज्म होता है क्लॉटिंग। इस क्लॉटिंग के कारण क्या होता है, ब्लड उस पार्टिकुलर जगह में जहां चोट लगी है वहां जाकर क्लॉट हो जाता है, जिसके वजह से क्या है, प्लग फॉर्मेशन आता है। प्लग फॉर्मेशन आ गया तो ब्लड सर्कुलेशन रेगुलरली कंटिन्यूली होता रहेगा। अगर ये प्लग नहीं बनता तो ब्लड पूरा बॉडी से बाहर आ जाता और एक इमरजेंसी कंडीशन इसमें क्रिएट हो सकता था, या तो फिर इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। जैसे आप बड़ा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देखेंगे, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो गया तो उस स्थिति में इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। थ्रू आउट बॉडी ब्लड वेसल्स, ये सारे बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है और सर्कुलेट होता है। इसका जो सर्कुलेट करने का मेन ऑर्गन जो होता है हमारे बॉडी में वो हार्ट होता है। हार्ट जब जब पंप करेगा तब तब आपका ब्लड पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा। चलिए टाइप ऑफ मेम्ब्रेन यहाँ पे देख लेते हैं। मेम्ब्रेन हम इसलिए देख लिए कारण कि मैंने पहले ही बोल रखा है, मेम्ब्रेन बनाने का काम भी आपका ज़्यादातर इपिथेलियल सेल ही करता है या टिश्यू करता है। तो इसमें देखो सेरस मेम्ब्रेन, इसमें टिश्यू पे ना जाके आप सीधे एक पॉइंट आउट रखना कि आपको मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मेम्ब्रेन जो होता है एक झिल्ली है, ठीक है, जो कवरिंग प्रोवाइड कराता है किसी भी ऑर्गन को या कोई भी स्ट्रक्चर को जो बॉडी के अंदर है। चलिए सेरस मेम्ब्रेन क्या होता है देखिए, लाइन बॉडी कैविटीज दैट डू नॉट ओपन टू द आउटसाइड, ऐसे बॉडी कैविटी जो शरीर के बाहर ओपन नहीं है, क्लोज है, शरीर के अंदर है और वो क्लोज है, तो उनको क्या करता है, लाइनिंग प्रोवाइड कराता है और उनको कवर करके रखता है। पहली बात क्यों करता है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। आपने देखा होगा एक लंग्स है, लंग्स के चारों ओर प्लूरल कैविटी प्रेजेंट होता है, प्लूरल लेयर प्रेजेंट होता है। वैसे हार्ट के अंदर पेरिकार्डियम लेयर होता है, उसमें भी विसरल और पैराइटल लेयर प्रेजेंट होता है। तो ये सारे लेयर जो हैं ये एक तरह का मेम्ब्रेन है। और ये मेम्ब्रेन क्या करता है, ये जब वर्क करता है, हार्ट वर्क करेगा, लंग्स वर्क करेगा, जब ये क्या हो जाएंगे, सिकुड़ेंगे फिर फूलेंगे, तो उस टाइम में ये क्या हो, फ्रिक्शन जो होता है इनके बीच में उससे प्रिवेंट करके रखता है। ठीक है ना। तो ये इनका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी सी बारीक चीज, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। अगर इनका एक छोटा सा काम अगर रुक जाए तो आपको या इंसान को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है या फिर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, जिसको सॉल्व करना बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। चलिए आगे देखते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, थोरैक्स कैविटी है, चेस्ट कैविटी है, उसका भी इनर लाइनिंग बनाने का काम आपका कौन कर रहा है, सेरस मेम्ब्रेन करता है। एब्डोमेन कैविटी है, उसका लाइनिंग सेरस मेम्ब्रेन करता है। ठीक है। और सेरस फ्लूइड जो है यही सेरस मेम्ब्रेन सीक्रेट करता है। चलिए दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन से ही आपको एक आइडिया हो गया होगा कि ये म्यूकस सीक्रेट करता है, कुछ नहीं। चलिए ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है देख लो, माउथ में, नोज पे, थ्रोट्स पे ये प्रेजेंट होता है। और इसका काम ये है कि ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के थ्रू अपना म्यूकस आउटसाइड रिलीज करता है। ठीक है। म्यूकस रिलीज करने का कारण यह है कि जब भी कहीं पे इन्फेक्शन की कहानी होता है वहां पे भी म्यूकस सीक्रेट होता है, कारण कि म्यूकस ग्लैंड इरिटेट होते हैं। लेकिन आपके नेजल एरिया में अगर देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस सेल है, जो क्या करता है, नाक से क्या है, बहुत सारा एयर फिल्टर होके अंदर जाता है, साथ में बैक्टीरिया, धूल, कंकड़, ये सारे कुछ भी क्या है, कंकड़ तो नहीं डस्ट, ये सारे पार्टिकल क्या होते हैं अंदर जाते हैं, तो ये फिल्टर होके क्या है नेजल कैविटी में रह जाते हैं। तो जब जब इनको बाहर करना रहेगा आपका म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेट होगा और वो क्या करेगा, म्यूकस सीक्रेट करेगा। और म्यूकस सीक्रेट होगा तो आप नाक से बाहर निकालोगे, नाक से बाहर निकलोगे, सारा जो डस्ट था, ठीक है, फॉरेन बॉडीज थे, वो सारे बाहर आ जाएंगे। तो एक तरह का क्या है, अच्छा मैकेनिज्म है जो होना जरूरी है। ठीक है। चलिए म्यूकस सीक्रेट करता है, हमने पहले ही बता रखा है। दूसरा है कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन, जो पूरे बॉडी को कवर करके रखे, इसलिए उसको पूरा कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन बोला जाता है। और कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन में आपका स्किन आता है, स्किन को बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी कहा जाता है, एक्सटर्नल ऑर्गन में काउंट किया जाता है। अगर आपको कोई पूछे कि इंटरनल ऑर्गन में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है तो आपका लीवर आ जाएगा। आप लोग ये बात याद रखेंगे। लास्ट वन है साइनुअल मेम्ब्रेन। साइनुअल मेम्ब्रेन जो होता है देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, पूरे कनेक्टिव टिश्यू को ये ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और जितने जॉइंट्स होते हैं वहां पे आपका साइनुअल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। साइनुअल फ्लूइड जो है ये यहीं से निकलेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन वगैरह जो चीजें होती हैं जॉइंट्स में उससे ये बचा के रखता है।
जब जब इस मेम्ब्रेन को रप्चर हो जाएगा या फिर कोई नुकसान पहुंचेगा तो जॉइंट पेन का एक कंप्लेन आपको पेशेंट या फिर मरीज आपसे करेगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारे आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू था पूरे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। मेम्ब्रेन हमने बता दिए, कनेक्टिव टिश्यू हमने बता दिए, एपिथेलियल टिश्यू आपको डिस्क्राइब करके पूरा हमने यहाँ पे दे दिया है। अब चलते हैं आपका मस्कुलर टिश्यू में। मस्कुलर टिश्यू में देखो क्या होता है, जनरली इनका करेक्टर जो होता है मसल सेल कॉल्ड मसल फाइबर, ठीक है ना भैया। मायोब्लास्ट, मायोब्लास्ट ऐसे मसल सेल होते हैं जो मसल फाइबर का सिंथेसिस करता है या प्रोडक्शन करता है। चलिए ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक। चलिए ये 3 तरह के होता है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल टिश्यू और कार्डियक मसल्स। तीनों मसल्स फाइबर्स में बहुत ही डिफरेंस है। स्केलेटल जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अटैच रहते हैं बोन से, ठीक है। स्मूथ मसल जो होता है जनरली क्या है, आपके अलग अलग पार्ट में या अलग अलग बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसकी इनर लाइन में प्रेजेंट होता है। चलिए, और जो कार्डियक मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल अलग से इसलिए इसको बोला गया कारण कि जनरली हार्ट में ही प्रेजेंट होता है और ये लाइफ टाइम तक कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, ठीक है। ये इतना इसलिए ये हार्ट जो है ना आपका हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स या बीट करते रहता है, ठीक है। चलिए स्केलेटल मसल देखो, अटैच टू द बोन, स्ट्रेट होता है, वॉलंटरी होता है। जब आप इनको काम कराना चाहें तभी ये काम करेंगे, जब आप इनको रिलैक्स कराना चाहें तो रिलैक्स रहेंगे। स्मूथ मसल्स, वॉल ऑफ ऑर्गन्स, स्किन, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, इनवॉलेंट्री होता है। मैंने पहले ही बता दिया जितने ऑर्गन जिसके मिडिल लेयर जो होता है मस्कुलर लेयर होता है, साथ में स्किन जो है आपके, ठीक है, और जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे उनके वॉल, ये सारे कुछ क्या है आपकी स्मूथ मसल से ही मिलकर बना हुआ है। ये इनवॉलेंट्री होता है, आप कितनों भी चाह लो आप अपने हार्ट या अपने जो लंग्स को काम करने से नहीं रोक सकते, ब्लड वेसल्स को आप सिकोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये अपने मर्जी से काम करेंगे, ब्रेन का पूरा कंट्रोल इनके ऊपर रहता है, ठीक है, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री बोला जाता है। ये स्ट्रेट नहीं होते, ठीक है। चलिए कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स के बारे में देखो, हार्ट के वॉल पूरा बना के रखता है, इनवॉलेंट्री होता है, स्ट्रेट होता है और इंटर डिस्क होता है, एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं। चलिए ये हार्ट में प्रेजेंट होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, स्ट्रेट होता है, और इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है हमेशा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमेशा कंटिन्यूसली बना रहता है। इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है ना, मन से आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जब को लगे कि हाँ मैं आज के लिए हार्ट बंद कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये अपने ब्रेन से रेगुलेट होके हमेशा एक अपने रिदम में काम करते रहे हैं। चलिए मसल टिश्यू, मसल टिश्यू के बाद जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है मसल टिश्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग मसल टिश्यू, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। स्केलेटल मसल टिश्यू जो होता है इस तरह के अरेंजमेंट इनका यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे लाइनिंग आपको देखने को मिल जाए, ये फाइबर्स आप इजीली देख सकते हैं। चलिए स्मूथ मसल्स बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि स्टमक है, स्टमक के वॉल आप देखेंगे स्मूथ मसल से बना है। आपका अगर यूरिनरी ब्लैडर देखो तो उसका भी वॉल आप किससे मिलेगा, आपको स्मूथ मसल से देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपका जो कार्डियक मसल्स है, देखो कार्डियक मसल्स आपके यहाँ किस तरह से देखते हैं, इस तरह से एक दूसरे से ये अटैच रहता है। अटैच रहने के कारण ये क्या है, एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनका इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इंटरलोकेटेड डिस्क के यहाँ पे देख सकते हो एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से कार्डियक मसल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है नर्वस टिश्यू। नर्व टिश्यू क्या है, जनरली जब ब्रेन है आपका, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, इनसे निकलने वाले जो नर्व्स होते हैं, ठीक है, ये नर्व्स भी किससे मिलकर बने हुए हैं, एक तरह के नर्व सेल से मिलकर बने हुए हैं। आपके ब्रेन के जो हर पार्ट है, ठीक है, वो भी एक तरह की नर्व या नर्व सेल से मिलकर बने, जिसे आप न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन ही मिलके क्या करते हैं, नर्व टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टिश्यू इसमें आपको मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है आपके नर्व टिश्यू। तो इसमें देख सकते हैं फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व।
एरियाज, ठीक है। एक तो क्या है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें क्या ब्रेन से आपके नर्व निकले रहते हैं। ब्रेन से आपके 12 जोड़े क्रेनियल नर्व निकलेंगे, और जब आपके जो स्पाइनल कॉर्ड देखें, स्पाइनल नर्व देखें, तो वो 61, ठीक है, 31 पेयर होते हैं, 62 नंबर में होते हैं। वो सारे नर्व निकले होते हैं और वो बॉडी के अलग अलग पार्ट को कंट्रोल करते हैं, अलग अलग मसल्स को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो नर्व हैं, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, ये सारे क्या है, नर्व टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। और इनका एक मेजर क्वालिटी आप देखेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसके वजह से जो मैसेज या इम्पल्स है एक दूसरे के साथ क्या होता है, आगे फॉरवर्ड होते रहता है। उसके बाद ये ब्रेन को भेजा जाता है। चलिए, तो ब्रेन का जो या नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उसे बोलते हैं न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। इस तरह की इसका स्ट्रक्चर है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, तो बिल्कुल देख पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक न्यूरॉन है जिसमें क्या एक सेल बॉडी प्रेजेंट होता है और अलग अलग डेंड्राइट्स यहाँ से निकले रहते हैं। एक्सॉन्स नीचे वाला पोर्शन में आपको एक्सॉन्स मिल जाएंगे। आप रियल में अगर देखना चाहते हैं तो वो इस तरह से रहेगा, एक ह्यूमन बीइंग में इस तरह के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेलुलर बॉडी प्रोसेस अलग है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस 20 सेंटर में प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, और दूसरे सेल जो है इधर एक दूसरे से ये छोटे छोटे आपको दिख जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हर न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है और वो एक पाथवे बनाता है जो क्या ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन से सिग्नल फिर उस पार्टिकुलर ऑर्गन को भेजा जाएगा। तो वो सारा आने जाने का, इम्पल्स का आने जाने का एक पाथवे देना ये न्यूरॉन्स का ही काम है, जिसके वजह से आपको स्टिमुलेशन मिलता है, आपको ठंड या गर्मी का पता चलता है, ठीक है, आपको फील होता है, ठीक है, सेंसेशन आपके अंदर आता है। तो ये सारे आपकी नर्व है और नर्वस सिस्टम का ही देन है, और उसको बनाने के लिए ये जो चीजें हैं नर्व टिश्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, न्यूरोलॉजिकल सेल सपोर्ट बाय नर्वस टिश्यू कंपोनेंट, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दी। सेल बॉडी होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इनका काम होता है सेंसरी रिसेप्शंस, ठीक है। इनका काम क्या है, सेंस को ब्रेन तक भेजना, और ब्रेन क्या करे उस चीज को फाइंड आउट करे कि हाँ ये सेंस किस चीज का, तब जाके इंसान को पता लगता है कि हाँ ठंड है, अभी गर्मी है, मैं खट्टा खा रहा हूँ, मीठा खा रहा हूँ, ठीक है, कोई मुझ पर चिल्ला रहा है तो किस तरह से मेरे एक्टिविटी आएंगे। ये सारा काम ये आपके न्यूरॉन्स ही करते हैं, नर्वस सिस्टम में ही होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम सेंस की बात करें, 5 सेंस ऑर्गन हमारे पास प्रेजेंट होता है, ईयर, नोज, ठीक है, आई, टंग और स्किन। ये सारी चीज से क्या है, आपको सेंस आपको मिल रहा है, और इस सेंस को समझने का काम क्या है, ब्रेन का है। अब ये जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सारे क्या करते हैं, अपना इम्पल्स न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन तक भेजते हैं, और ब्रेन उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करके उस तरह का एक फीडबैक देगा, ठीक है। ठंड लग रही है तो ठीक है, वो आपको क्या करेगा, आपके रोमे खड़े कर देगा स्किन के, जिसकी वजह से थोड़ा क्या हो जाएगा, स्किन के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाने की वजह से रोम खड़े हो जाएंगे, रोमे खड़े हो जाएंगे, और जो हीट का लॉस है वो बंद हो जाएगा, और बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन रह जाएगा। इस तरह से ये एक्ट करता है, ठीक है। अगर आपको क्या है, कोई बैड स्मेल आया, ये ब्रेन ने इंटरप्रेट किया कि हाँ अभी बदबू आ रहा है, तो आप सीधे हाथ के मसल्स को क्या करेगा, वो एक्टिवेट करेगा, हाँ ठीक है, नाक बंद कर लो या रुमाल रख लो, ठीक है। इस तरह की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया से ये काम करता है। चलिए, हम नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे तो इसको वाइडली और इलेबोरेट करेंगे, और हर चीज को बारीकी से हम देखेंगे। आगे चलते हैं। आगे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जैसे मैंने अभी आप लोगों को डिस्क्राइब किया उसी तरह ये वर्क करता। तो जहां तक मैंने आज की क्लास में बस सारी चीज आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया जो एक टिश्यू के अंदर हमें पढ़ना चाहिए था। मैंने एपिथेलियल टिश्यू आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया क्लास फर्स्ट में। सेकेंड क्लास में आपको कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू, ये तीनों चीज मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। क्लास के अंत में आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, अगर किसी चीज में आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट में
मैसेज डाल सकता है, उसको मैं और अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। इसी तरह की वीडियो आने वाले दिनों में आते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों से एक ही आग्रह है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें भाई, एक ही चीज़ हमें चाहिए, सब्सक्रिप्शंस। और दूसरी बात यह है कि ये जो इस तरह के वीडियो होने वाले हैं मेरे आने वाले टाइम में, ठीक है, तो वो वीडियो का अपडेट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ ना भूलें, जितने भी 10-12 के बच्चे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं मेडिकल फील्ड से, जिनको एनाटॉमी की ज़रूरत है, फिजियोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ऐसे भाई बंधु को आप इसको क्या करें, सर्कुलेट करें, उनको सेंड करें, और ऐसे पर्सन इस चीज़ का क्या करें, बेनिफिट ले सकें। तो आप भी ये काम करें, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है। और आने वाली क्लास में हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं हमारे